नमस्कार। कोविड-19 के महामारी संकट से उबरने में आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना बहुत कारगर साबित होगी, जिससे एक महत्वपूर्ण भारत की रचना होगी, संरचना होगी। इस आर्थिक पैकेज से बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। आज हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या लाभ मिलेगा, प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनको किस तरह से इस योजना का लाभ मिलेगा। आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जी को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को किस तरह से लाभ मिलेगा। देखिए, मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, ये बहुत सही उचित समय है जी। उचित इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पहले गांव में किसान हुआ करता था, किसान आज भी है जी। किसान अन्न उत्पादन करता था और वो अन्न हम जो है बाजार में लाते थे, उसको प्रोसेस करते थे और उसके बाद हम उपभोग करते थे जी। लेकिन स्थिति इस समय थोड़ी और बदली है। हमारे पास गाँव में कुछ स्किल्ड यूथ आए हैं, जिन्होंने बम्बई में, दिल्ली में, सूरत में जगह जगह जाकर बहुत सी चीज़ें सीखी हैं जी। तो मैं इसको दूसरे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूं कि हमारे पास एक किसान है, साथ ही में वहां पर युवा है जिसके पास स्किल है। तो मैं कहूंगा कि किसान केवल अपना अनाज न बेचे, साथ ही साथ उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके जब वो देगा तो क्या होगा कि उसकी आमदनी बढ़ेगी। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है और साथ ही साथ हमें लोकल प्रोडक्ट को आगे ले आना है, लोकल के लिए वोकल होना है। तो जरा सोचिए कि वो स्थिति कितनी बढ़िया होगी कि जब एक किसान पैदा कर रहा है, वहीं पर बैठे युवा उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और शहरों में बैठे युवा जिनके पास IIT की डिग्री है, IIM की डिग्री है, उन्होंने MBA किया हुआ, उनको मार्केटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, इन तीनों का जब नेटवर्क बनेगा तो आप सोच सकती हैं कि भारत के विकास में कितना बड़ा योगदान होगा। तो मैं पहली चीज ये देखता हूं कि एक ट्राई पार्टी अरेंजमेंट होना चाहिए, जहां किसान, लोकल यूथ और शहरी यूथ मिलके प्रोसेस करके प्रोडक्ट जाए। उससे क्या होगा, जो हम विदेशों से मंगा रहे हैं चीजें उसको हम कम करेंगे और लोकल चीज को प्रमोट करेंगे। यही नहीं, मैं तो यहां तक चाहूंगा कि जो युवा है शहरों का, जो भटका हुआ युवा मैं कह सकता हूं, जो बार बार इटली के प्रोडक्ट को यूज कर रहा है या विदेश के प्रोडक्ट को यूज कर रहा है स्नैक्स में जी। और हमारे देश में जो पुराने अनाज थे, मोटे अनाज जिसे कहते हैं, रागी, मड़ुआ, ग्वार, ज्वार, बाजरा, जौ, इनसे इतना ज्यादा आप कह सकते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, न्यूट्रिशनल पावर का आपको प्रोडक्ट बना के, स्नैक्स बना के जी। अब हम लोगों ने तो ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया कि क्या क्या स्नैक्स हो सकते हैं। चिया बुंदेलखंड का किसान बनाता है, आप सोच सकते हैं कि वो 30 रुपया किलो बेचता है, और वही चिया का जब प्रोटीन बन के आता है मार्केट में तो 800 रुपया, 2000 रुपया किलो, 4000 रुपया किलो बिकता है। तो क्यों ना यूथ मिलकर इस तरह की शुरुआत करें। तो इस तरह की कई योजनाएं हैं, और एक योजना तो मैं भी चला रहा, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश का मैं देख रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का ये योजना है, जिसे हम RKBY रफ्तार कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत हमें क्या करना है कि हम एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं किसानों से, पढ़े लिखे युवाओं से, कोई भी, उसमें कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है, जिस आदमी के पास कोई ऐसे विचार हों जिससे हमारे ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, किसानों की आय दुगनी हो सकती है। तो आपके पास कोई आइडिया ऐसा है जिसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, तो उसे हम अंकुरन प्रोग्राम कहते हैं। और अंकुरन प्रोग्राम में हम 5 लाख तक ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। 5 लाख तक ग्रांट मतलब वो अनुदान पूरा आपका उसे लौटाना नहीं है, बस सबसे आप प्रोडक्ट डेवलप करके दें। दूसरा स्टेज है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को आप मार्केट में ले जाना चाहते हैं, तो उसको प्रोसेसिंग करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको कैसे मार्केट में जाएंगे, उसके लिए 25 लाख तक रुपया देते हैं जी। तो आप सोचिए, इस कोरोना काल में अभी हमने तीसरा कोहर्ट लॉन्च किया है। इसके पहले हम लोगों ने करीब 20 लोगों को फंड कर दिया है पहले 2 कोहर्ट में, जबकि हम 40 कर सकते थे, लेकिन उतने उचित विचार नहीं आए। लेकिन मुझे लगता है ये प्रॉपर टाइम है, जब बाहर से बच्चे आए हुए हैं, लोकल यूथ आए हैं, अगर आपके माध्यम से उन तक हमारी ये आवाज पहुंच रही है, तो हमारा जो 3rd कोहर्ट है उसकी अंतिम तिथि 26 जून है। डॉक्टर साहब, अभी आपने यूथ की चर्चा की कि किस तरह से उनको रोजगार मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रवासी मजदूरों की, जो रोजगार के लिए दूसरे शहरों में थे और अभी कोरोना काल में वो अपने अपने शहरों में आ गए, तो उनको इस योजना से कितना लाभ मिलेगा? जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाने वाले मजदूर हैं, ऐसे मजदूरों की। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं आपके सामने रखी हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका नियोजन हम कई जगह कर सकते हैं। एक तो मनरेगा के तहत जो गाँव में काम हो रहे हैं उनमें उनका नियोजन कर सकते हैं जी। आप तालाब हैं, नहरें हैं, उनको खुदवा सकते हैं। बहुत सही समय है, मानसून का समय आने वाला है, तो पानी के लिए एक अच्छा माध्यम होगा। दूसरा, जो MSME लोकल हैं,
बनारस में भी बहुत से ऐसे प्रवासी मजदूर थे जो वापस चले गए हैं, तो वो प्रवासी मजदूर जो बनारस के हैं, वो बनारस के आसपास हैं, वो यहाँ के एमएसएमईज में काम कर सकते हैं। तो एमएसएमईज को लिए भी इसलिए भी कई पैकेज दिए गए हैं, जहाँ स्केलिंग के है, री स्केलिंग के है, आप स्केलिंग के पैकेज दिए गए हैं। तो इन योजना में हर का ध्यान रखा गया है जी, सभी तबके के लोगों को इससे लाभ मिलेगा, सभी तबकों का लाभ है। यहाँ के शिल्प में भी जो लोग हैं, शिल्पियों के लिए भी बहुत सी योजनाएं हैं। और बनारस आप जानते हैं कि सबसे रिच है, जीआई प्रोडक्ट की बात कर लें या किसी तरह के शिल्प की बात कर लें, तो उनके लिए भी तरह तरह की योजनाएं हैं, मार्केटिंग असिस्टेंस की योजनाएं हैं। तो हमें कहने का मतलब है कि एक होलसम एटीट्यूड है जिससे हर आदमी को कुछ न कुछ मिले। अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसके लिए सहयोग है। हर तरह के बैंक भी आगे आ रहे हैं, सरकारी योजनाएं भी हैं, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो भी हैं। जी डॉक्टर साहब, लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों की अगर हम बात करें तो किन किन उद्योगों को ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा? देखिए, अभी तो आप कह सकते हैं कि हर तरह के उद्योगों को फायदा होने जा रहा है भाई। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आप ज़्यादातर रियल एस्टेट को भी अब शुरुआत होना है, आईटी इंडस्ट्रीज को भी होना है, बल्क फूड प्रोडक्ट का है, केमिकल्स का है। तो जिस तरह के उद्योग धंधे की बात कर लें, अभी 2-3 नए आयाम जुड़ गए। अब लोगों का आयुर्वेद पे ज्यादा भरोसा हो गया, तो आयुर्वेदिक औषधियों पर भी ज्यादा काम होगा। तो आप कह सकते हैं कि औषधि खेती पर भी ज्यादा काम करना होगा। जी, हर्बल खेती के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की हर्बल खेती करें जिससे हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। अब आप देखिए, इस क्षेत्र में मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो यह है कि मोरिंगा का एक ऐसा पेड़ है, सहजन, जो बड़े आराम से होता है। सहजन अगर आप खेती कर लें और साल में 3-4 कटाई कर लें तो उसकी पत्ती को ड्राई करके पाउडर बना के बेचें। अगर केवल ड्राई करके पत्ती बेचेंगे तो 60 रुपया किलो, पाउडर बना के बेचेंगे तो 180 रुपया किलो। और उसका हर पार्ट यूजफुल है। उससे इतने अब मोरिंगा के टी आ रहे हैं, तो कई तरह के प्रोडक्ट हैं आपके। उसके बाद लेमन ग्रास ऑयल का है, खस का है, रोज ऑयल का है, एलोवेरा का है, जिसमें आपको ज्यादा जानवरों से भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो एक रेंज है औषधि खेती का। और बायो एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है, सीमैप है, तरह तरह की एजेंसीज हैं जो उसमें हेल्प करने के लिए तैयार है। राइट फ्रॉम बीज देने से लेके, अगर आप एफपीओ बनाते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो आपको बीज भी मिलेगा, आपको टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी, आपको मार्केटिंग असिस्टेंस भी दी जाएगी। मैं कुछ देर पहले जब बात कर रहा था मोटे अनाजों का, तो उसमें कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे आप देखिए सोनभद्र में जाइए, महुआ के इतने पेड़ मिल जाएंगे। अब महुआ, अगर एक नया उद्यमी पैदा हो जो महुए का कुकीज बनाए, तो आप उसके न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो 14 रुपया किलो आप बेच रहे हो गाँव में, उसका सत्तू बना दीजिए, आटा बना दीजिए, उसका बार्ली बना दीजिए। आप देखिए ना, उसके छोटे छोटे आप जो जैसे दलिया बनाते हैं, जौ का भी दलिया बना सकते हैं। तो एक वैल्यू एडिशन से आपको बहुत सी चीजें मिलने वाली है, तो इस पे ध्यान देना होगा। अगर आप तालाब बना रहे हैं मनरेगा में, उसमें मछली पालन शुरू करिए, उसमें भी 75,000 रुपये सरकार दे रही है और तरह तरह के असिस्टेंस है। फिर उसी में आप मोती पालन भी शुरू करिए, क्योंकि मोती पालन एक बहुत बढ़िया एक तरह से व्यापार है जो आप शुरू कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी नए नए एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स है, एक्वापोनिक्स है। तो जो नए लड़के हैं जिनको लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें कुछ अलग करना है, तो आप अलग करिए ना। एक्वापोनिक्स में आप क्या करेंगे, मछली और अनाज दोनों के बीच में आप एक तारतम्य बनाते हैं कि अगर अनाज के लिए कुछ डाल रहे हैं, वो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है मछली खाएगी, मछली का वेस्ट प्रोडक्ट खाद के रूप में अनाज को मिलेगा। तो एक ऑर्गेनिक सिस्टम, एक इकोसिस्टम आप क्रिएट करेंगे। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो बच्चे, युवा और किसान ट्राई कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, किसान जो उत्पादन करता है, अभी कोरोना की वजह से उसके जो उत्पादन का उचित मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है, तो भंडारण की क्या व्यवस्था और क्या व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से उनके अनाज की? सरकार इसमें सब्सिडी दे सकती है। जो अभी अचानक तो भंडारण की बहुत ज्यादा कैपेसिटी तो नहीं हम बढ़ा सकते, हाँ, लेकिन ये है कि आप लीज पे नए काम कर सकते हैं, भंडारण का शुरू कर सकते हैं। और हम लोग भी अपनी योजनाओं में लोगों को ये प्रमोट करते हैं कि जरा आप नई टेक्नोलॉजी लाइए ना, जहां कम एनर्जी में आप भंडारण का बेहतर सुविधा कर सकते हैं। अभी क्या है, इलेक्ट्रिकल बेस्ड है आपके जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, लेकिन अगर इंसुलेटिंग मटेरियल बढ़िया हो। अभी मैंने सिरेमिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हम लोगों ने फंड किया कि लो कास्ट रेफ्रिजरेशन मटेरियल आप क्रिएट करो, इंसुलेशन मटेरियल क्रिएट करो। तो एक छोटे छोटे जगह, क्योंकि देखिए भंडारण इतनी बड़ी समस्या है इस देश के लिए। हमारा गरीब किसान, जिसको आप गरीब कहते हो, 135 करोड़ लोगों के लिए ही खाना नहीं उत्पादन करता, 400 करोड़ लोगों के लिए खाना उत्पादन करता, फिर भी भूखमरी है। तो गलती किसान की नहीं है, गलती प्रशासन में कहीं ना कहीं जो लोग काम कर रहे हैं या हमारे ऐसे इंजीनियर्स की है जिन्होंने बढ़िया और सस्ता शायद भंडारण विकसित नहीं किया। तो इसमें बहुत काम करना है अभी इस क्षेत्र में। भंडारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनके अनाजों का उचित मूल्य उनको मिल सके। डॉक्टर साहब, और भी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसके बारे में आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार के पास वो सारी योजनाएं हैं जो हर स्टेज पे है। अगर मैंने कहा कृषि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या करें? गुणवत्ता से अब जैसे सॉइल टेस्टिंग के लिए उन्होंने
तरह तरह के आपको इक्विपमेंट देना शुरू किया। आप टेस्टिंग करें सॉइल के हिसाब से, आप रोटेशनल क्रॉप पे जाएं, केवल गेहूं और चावल पे न अटके रहें। प्लस सरकार ने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि आप जहां कहा जाए वहीं बेचिए, आप कहीं भी बेच सकते हैं। ये बहुत थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली किसान को कि आप कहीं जा सकते हो। उसके बाद मैंने कहा कि वो केवल ऐसे नहीं जाए, उनको फिर सब्सिडी मिल रही है कि अगर आप उसको प्रोसेस करें, प्रोसेस करके प्रोडक्ट लाएं, भंडारण में जाएं तो उसके लिए उद्यान में कोई काम करने जा रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग में करने जा रहे हैं, हर तरह की योजनाएं हैं। और उसके बाद अगर उसको मार्केट में भी ले जा रहे हैं तो उसके लिए भी योजना है। इनोवेशन करने आ रहे हैं तो RKVY रफ्तार जैसी योजनाएं हैं। तो हर स्टेप में सरकार ने प्रीति जी इस बार कुछ न कुछ दिया है। और जरूर जो फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, जिनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, ये उचित समय है और करें। और कुछ परेशानियां हो तो एग्रीकल्चर के अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, BHU का सेंटर है, KBK है, IIBR है और हम लोग भी हैं। हम तो चाहेंगे कि लोग हमारे पास आएँ, मिले, जुड़े और कुछ करें। जी डॉक्टर साहब, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैकेज का लाभ उठाएं, खासकर हमारे किसान भाई जो हैं। इसके लिए आप किसान भाइयों से हमारे क्या अपील करना चाहेंगे? किसान भाइयों से हम अपील जरूर करना चाहेंगे कि पहले वो पढ़ना लिखना सीखें, मतलब वो चीज़ों को जानना सीखें। इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच नहीं पा रही है, तो यूथ का भी ये काम है कि इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाएं। हम उस तरह के सेंटर्स बनाएं जहां हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो किसानों से अपील है कि आप दूरदर्शन देखें, अखबार पढ़ें, ऐसे सेंटर्स हैं जैसे BHU है, एग्रीकल्चर का है, वहाँ पर जाएं, लोगों से समझें। अगर उनको लगता है कि यहाँ पर 100 किसान या जो सोशल डिस्टेंसिंग नाम पूरा करके जितने लोग इकट्ठे हो सकें, हम लोगों को बुलाएं, हम लोग वहाँ जाके उनको समझाएंगे। किसान के दरवाजे पर जाने के लिए आजकल तो हर आदमी तैयार है। आप बुलाइए, आपका जल होगा, आपका गुड़ होगा, हम वहाँ बैठेंगे, आपको बताएंगे। तो सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, उन पूरी योजनाओं के साथ पूरी तरह से सक्रिय है कि कितनी तरह से हम अपने किसानों, किसी भी तरह से अपने किसानों को आत्मनिर्भर बना सके। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छे बिंदुओं पर चर्चा की और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।